स्टूडेंट्स की चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 1 और 2 है, जिसमें हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है वो दोनों स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं तो वर्क वर्क एक्चुअली जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ये उनका डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन जो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि वेक्टर वेक्टर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, आपको पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो साथ में आपके पास जो है वो कॉज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा वो एंगल होता है जो बिटवीन दीज टू वेक्टर्स एफ और डी के दरमियान होता है। अच्छा, अब ये एक सिंपल सी सिचुएशन है। ये एक आपके पास कॉर्ड है, इसको कोई बच्चा खींच रहा है, ठीक है। वो फोर्स की ये डायरेक्शन है, ये कॉर्ड जो है वो यहाँ पे मूव करती है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। सो ये इसने जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और ये जो है इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। अच्छा, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम इन डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये एंगल, यही वो एंगल थीटा है जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। जब भी डॉट प्रोडक्ट खुलता है आपके पास, तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है, ये आपको पता है कि ये -1 से लेके +1 तक वेरी करती है। सो इसका जो मैक्सिमम आंसर आ सकता है, ये उसी वक्त आएगा जब इसकी वैल्यू ये 1 होगी, ठीक है। ये वैल्यू कब 1 होगी, ये आपको पता है cos 0 का 1 होता है, ठीक है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम इन डायरेक्शन होंगे, उस वक्त जो आपके पास वर्क है वो मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास इसकी वैल्यू 0 कब होनी है, आपको पता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होना है, तो cos 90 0 होना है, तो तब ये आपके पास जो है वो वर्क वो 0 होगा। अच्छा, ये आपके पास आपको पता है कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ठीक है, तो आपके पास ये जो वर्टिकल एक्सिस यानी ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, इसकी राइट साइड पे देखें तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, ये दोनों में आपके पास जो है वो कॉज पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ये जो वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट साइड की बात करें, ये जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इन दोनों में आपके पास कॉज की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वर्क पॉजिटिव कब होना है और वर्क नेगेटिव कब होना है। देखिए, जब जब इसने इन क्वाड्रेंट्स में रहना है, ठीक है, यानी जब आपके पास, अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाले 180 को डिस्कस करें, तो इसमें आपको पता है कि ये जब 0 है, ठीक है, तो cos 0 1 होता है, उसको अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती होती है। और फिर ये जो है जैसे-जैसे एंगल बढ़ता रहता है तो ये रिड्यूस होती रहती है, लेकिन ये जो cos की वैल्यू ये पॉजिटिव रहती है। cos की वैल्यू 0 कब होती है, ये जब 90 पे जाता है तो फिर आपके पास ये इसकी वैल्यू 0 होती है, और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जाती है। सो आपके पास जो वर्क पॉजिटिव होगा अगर एंगल जो है वो 90 से कम है, 90 से कम है, तो आपके पास जो है वो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर एंगल 90 से ज़्यादा है तो फिर आपके पास जो वर्क है वो नेगेटिव में आएगा। ये आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपके पास जो है हम किसी चीज़ को इस तरफ को पुश करें, और वो हमारे पुश करने के बावजूद उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आ रहा हो। तो जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो आपके पास उस वक़्त ये वर्क जो है वो नेगेटिव होता है। तो वर्क 0 का भी हो गया, वर्क पॉजिटिव का भी हो गया, वर्क नेगेटिव का भी हो गया, वर्क स्केलर क्वांटिटी का भी आपको बता दिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, वर्क का यूनिट जो है वो जूल होता है। तो आप देखें कि वर्क का यूनिट जूल है, और जूल एक्चुअली फिर किसके बराबर होगा, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट पे ही वर्क का यूनिट डिपेंड करेगा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो ये जो आपके पास न्यूटन मीटर है ना, इसी को हम जूल कहते हैं। तो वर्क का यूनिट जूल है और जूल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर कांस्टेंट फोर्स हो, यानी फोर्स कांस्टेंट हो, वो वेरी ना हो रही हो, और जो एंगल है वो उनके दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 हो। जैसे एक कॉर्ड है, आप फर्ज करेंगे आप उसको पुश कर रहे हैं, तो फोर्स की भी वही डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की भी वही डायरेक्शन है। तो और जो फोर्स है वो आपकी कांस्टेंट भी है। तो उस वक़्त ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, अब देखें फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट पहले कम था, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। लेकिन जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही चल रही है।
यानी ये वाला जो आपके पास ग्राफ है ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इस सारी लाइन पे जो फ़ोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी? सेम होगी। सो फ़ोर्स कांस्टेंट लग रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया जितना भी है, ठीक है? ये F फ़ोर्स कांस्टेंट लगी और उसमें D डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अच्छा अब क्योंकि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम इन डायरेक्शन थे, तो आपके पास अगर हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करें कि एक फ़ोर्स लगी और वो डी डिस्प्लेसमेंट लगी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम इंटरेक्शन थे। जब इसको खोलेंगे आपके पास एफ डी कॉज ऑफ जीरो आएगा। अच्छा अब ये कॉज ऑफ जीरो तो वन होता है, उस वक्त सिंपली आपके पास वर्क जो होगा एफ इंटू डी होगा। अगर हम इस ग्राफ का जो एरिया ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर हम फोर्स के नीचे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें तो ये आपके पास देखिए एक रेक्टेंगल बनती है। अच्छा इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। आप किसी एक साइड को लेंथ कह लें और इसको ब्रेड्थ कह लें। ये आपके पास लेंथ होगी फॉर एग्जांपल डी और ब्रेड्थ हो गई आपके पास एफ। ठीक है, तो जब आपने लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया आपके पास आंसर वही आ रहा है एफ इंटू डी। और आपके पास जब हमने वर्क न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया उस वक्त भी यही आपके पास एफ इंटू डी आया। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि आपके पास जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा उसमें जो ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो आपके पास वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम इन डायरेक्शन ना हो, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है कि जब फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम इन डायरेक्शन नहीं है, तो आपने फोर्स की वो मैग्नीट्यूड लेनी है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अच्छा अब आपको ये पता है कि ये जो फोर्स है हम इसके ऐसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये जो आपके पास थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस के साथ आता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास एफ कॉस ऑफ थीटा आएगा। यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो वो कंसीडर किया जाता है। देखिए आपके पास जब आपने इसको खोला तो आपके पास आंसर आया एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब ये तीन वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इसमें हम ये कॉस थीटा को एफ के साथ अगर अटैच कर दें तो आपके पास ये आंसर आया कि एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू डी। और हम इसको ये कहेंगे कि एफ कॉस ऑफ थीटा क्या है कि फोर्स की ये वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। सो हम वर्क डन को ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव कंपोनेंट बनता है वो एफ कॉस ऑफ थीटा बनता है। जब आपके इसका इसका मतलब है जब कोई एंगल जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान, तो उस वक़्त आपके पास इफेक्टिव तरीका जो वर्क डन निकालने का वो यही है कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लिया जाए जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। सो फिर हम ये वर्टिकल एक्सिस पे एफ कॉस ऑफ थीटा लेते हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डी लेते हैं। जब आप इसका भी ये एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर आएगा एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू डी और वही आपके पास ये वर्क डन का फार्मूला है। तो आप देखेंगे आप देखेंगे आपके पास जो है इन दोनों सूरतों में जब आपके पास जो फोर्स थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है? अब चाहे उसके दरमियान एंगल 0 था या नहीं था, दोनों सूरतों में आपके पास जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है? वो उस ग्राफ में जो 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 भी आपके पास वो ग्राफ है उसमें जो ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो आपके पास वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। और ये बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है, अगर हम इस टॉपिक की तरफ चलें कि जहाँ पे अब ये सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है जिसमें हम वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसमें भी एंड पे जाके देखेंगे कि यहाँ भी आपके पास जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो ग्राफ के नीचे का एरिया आएगा वो आपके पास वर्क डन को ही रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो इस ए पॉइंट से मूव होके वो इस बी पॉइंट तक चली गई। अच्छा अब हमने इसके ऊपर जो है वो जो फोर्स लग रही है वो एक जैसी नहीं है। फोर्स जो है फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। यानी यहाँ पे अगर हमने इस पूरे पाथ को जो है वो एन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने इतने हिस्से के लिए ये जो डेल्टा डी डी वन के लिए हमने एक कांस्टेंट तस्वर कर ली फोर्स के इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है और वो F1 है और उसका जो है F1 का और डेल्टा D1 का जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 है। सो सिर्फ अगर इतने हिस्से का वर्क कैलकुलेट किया जाए जिसको हम डेल्टा W1 कह रहे हैं
तो वो आपके पास होगा F1 cos थीटा 1 इंटू डेल्टा D1। ये इसका रेफरेंस क्या है? ये इसका रेफरेंस है कि जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई जो एंगल हो, तो हम उसको F cos ऑफ थीटा इंटू D लेते हैं। सो यहाँ पे F1 का इफेक्टिव कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा D1 वो F1 cos थीटा 1 होगा, और इसको हम ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इतने जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है उसका वर्क डन आ जाएगा, और वो डेल्टा W1 से रिप्रेजेंट किया गया, और वो F1 cos थीटा 1 इंटू डेल्टा D1 है। इसी तरह अब यहाँ पे डेल्टा D2 के लिए, अब ये कोई फोर्स की मैग्नीट्यूड और है जिसको हमने F2 कहा है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बन रहा है वो कुछ और है, दैट इज उसको हमने थीटा 2 कहा है। और ये आपके पास डेल्टा D2 है, ये और आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जिसके लिए हमने वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे भी आपके पास जो इस डेल्टा D2 डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा उसको हमने डेल्टा W2 कहा। अच्छा, वो किसके इक्वल होगा? F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 इंटू डेल्टा D2। इसी तरह अगर हम ये पूरे पाथ के लिए कैलकुलेट करते जाएं तो ये जो लास्ट पाथ का होगा, ठीक है, इसका वर्क डन अगर हम फाइंड करना चाहें जिसको हमने डेल्टा W1 कहा है, तो वो किसके बराबर होगा? ये भी बिल्कुल उसी तरह Fn फोर्स लग रही है, ये वाला जो एंगल है डेल्टा Dn और Fn फोर्स के दरमियान एंगल है जिसको हमने थीटा n कहा है। ठीक है, तो सो Fn का वो कंपोनेंट जो इस डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है वो Fn cos थीटा n होगा, और उसको जब डेल्टा Dn से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ये वाली जो वर्क डन है जो इस पैच में मूवमेंट के लिए, ठीक है, जो आपके पास जो वर्क डन आया वो डेल्टा WN है, और वो ये आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अच्छा, अब इस क्योंकि हमने इसको n हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, अच्छा, तो हमने हर हिस्से का जो है वो वर्क जो है वो कैलकुलेट किया, और टोटल वर्क डन क्या होगा कि इन सारे पैचेस के लिए जो हमने वर्क्स इंडिविजुअली कैलकुलेट किए हैं उनको सम अप कर दिया जाएगा। तो ये समीशन का साइन है, सिग्मा इसको बोलते हैं, ये समीशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि जमा। अच्छा, कहाँ से लेके कहाँ तक की जमा? यानी आप इसमें पहले आई की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास आएगा F1 cos थीटा 1 प्लस सॉरी F1 cos थीटा 1 इंटू डेल्टा D1। अच्छा, फिर इसमें आप वैल्यू पुट करें आई की 2 वैल्यू पुट करें तो F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। इसी तरह आई की 3 वैल्यू पुट करें तो F3 cos थीटा 3 डेल्टा D3। अच्छा, इस तरह हम पुट करते जाएंगे, और कहाँ तक पुट करेंगे? जितने हमने इसके पैचेस बनाए थे यानी n पैचेस बनाए थे, तो जो लास्ट आपके पास आएगा Fn cos थीटा n इंटू डेल्टा Dn। अच्छा, अब इसमें समीशन का ये मतलब है कि आपने ये सारे जो इसके आंसर्स आ रहे हैं F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1, F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, इन सबको आपने ऐड करते जाना है। सो ये जो लिखा हुआ है ये असल में इस लॉन्ग फॉर्म की एक कंप्रेस्ड फॉर्म है जो यहाँ पे शो की गई है, हालांकि दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। अच्छा, अब आते हैं हम इसी ये जो आपके पास ए से लेकर बी तक मूवमेंट हुई है, ठीक है, जो आपके पास फोर्स लगी और ये आपके पास वर्क डन हुआ। अब हम इसके आते हैं ग्राफ की तरफ। अब ये जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, ये जो है एफ कॉस ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपके पास देखिए, जो आपके पास जो जहाँ से हमने वर्क कैलकुलेट करना शुरू किया वो आपने एक्चुअली ए से लेके बी तक का जो वर्क है वो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे ग्राफ पे जो शो किया गया है कि यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से ये ए है, लेकिन आपने वर्क यहाँ से कैलकुलेट करना है। सो जब जब ए डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे ये नहीं था, तो उस वक्त जो आपके पास जो फोर्स की जो इफेक्टिव कंपोनेंट था इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा D1 वो F1 cos थीटा 1 था। सो ये जो वैल्यू है ये शो कर रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये शो कर रही है किसको? F1 cos थीटा 1 को। और F1 cos थीटा 1 फोर्स जो है वो रही कितनी देर तक? जब आपके पास जो है ये वाला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 मूव हुआ। सो ये डेल्टा D1 यहाँ पे शो किया गया। तो आपके पास ये जो F1 cos थीटा 1 इंटू डेल्टा D1 है, यानी ये जो आपके पास डेल्टा W1 आ रहा है, ठीक है, ये आप इस स्ट्रिप की मदद से क्या है ये ज़ाहिर किया गया है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये डेल्टा W1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब इसी तरह ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है यहाँ यहाँ तक,
ये आपको शो कर रही है F2 cos थीटा 2 को और इसको ये आपके पास देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? इसकी ये लंबाई और ज़रब ये चौड़ाई। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है F2 cos थीटा 2 और इसकी चौड़ाई कितनी है डेल्टा D2। तो इसका मतलब है कि F2 cos थीटा 2 इंटू डेल्टा D2 तो ये वाला जो यहाँ पे शो किया गया है ये एक्चुअली डेल्टा W2 है। अच्छा इसी तरह हम एंड तक चलेंगे तो आप जो है ये टोटल वर्क डन जो है ये यहाँ पे भी शो हो रहा है कि बेशक फोर्स जो है वो वेरिएबल है लेकिन वो हाँ, आप देखें ये ग्राफ भी कर्व्ड है तो इस कर्व्ड ग्राफ के नीचे जितना भी ये एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये भी आपके पास वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने की है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे वैल्यू थी फोर्स की F3 cos थीटा 3। अच्छा अगर हमने ये रेक्टेंगल एक बनाई अब देखिए इसकी जो ये जो इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा ये आपको ये ग्राफ से ऊपर की जानिब नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है जो हमारे रिजल्ट में ये हमारे रिजल्ट को ये यानी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रॉन्ग मिलेगा क्योंकि हमने सिर्फ ये ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। सो एक्चुअली जो है आप जितने ये जो डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 आप जितने डेल्टा D छोटे बनाते जाएंगे उसमें आपके पास ये गलती का चांस जो है वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे साथ में लिमिट लगाई गई कि आपके पास सही वर्क डन उस वक़्त आएगा जब लिमिट लगाएँगे डेल्टा D अप्रोचेस टू 0 यानी ये जो हमने इस डिस्टेंस को n हिस्सों में डिवाइड किया है, इसको ये जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समझ समझ लें कि आपके पास ये जो डेल्टा D's हैं वो बहुत छोटे होते जाएँगे और आपके पास जो नंबर्स हैं तादाद इनकी बहुत बढ़ती जाएगी। तो अब तब आप जितना आपके पास डेल्टा D स्मॉल होता जाएगा उतना आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होता जाएगा और इसमें ये जो फालतू आपको बाहर पैचेस नज़र आ रहे हैं ये खत्म होते जाएँगे। तो हमने आज ये सीखा कि चाहे वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स हो, बेशक वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स हो, तो उसमें जो ग्राफ के फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।